नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के रण की। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज और सिंधिया मंथन करेंगे। थोड़ी देर में सीएम हाउस में यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। सांची से लौटकर सिंधिया सीएम हाउस पहुंचेंगे और यहां पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और 28 सीटों के रण में किस किस को मैदान में उतारा जाना है और कौन कौन से हथियार इस रण में चलाए जाने हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। यानी कि यह तय किया जाएगा कि कहां किस मुद्दे के तहत हमें मैदान में उतरना है, क्या स्थिति है अभी है पार्टी की। जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि वहां पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है। अगर स्थिति कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत किया जाए, या मजबूत है तो उसे और मजबूत कैसे किया जाए। इन सभी बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटें जो हैं उन पर उपचुनाव जो होने जा रहा है वो बड़ी फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि ये सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो बड़ी संख्या में यहां से सीटें जिताकर उन्होंने दी थी। और ऐसे में अब जब वो बीजेपी में आ गए हैं, उनके समर्थक पूर्व मंत्री और वर्तमान में भी अब मंत्री जो हैं वो भी जब बीजेपी में आ गए हैं, तो अब वहां कैसे किले को फतह करना है और क्या क्या रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। सीएम हाउस में यह मंथन होगा। मुख्यमंत्री और सिंधिया दोनों यहां पर मौजूद रहेंगे और मिलकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, सीटवार चर्चा की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि कैसे हर एक सीट पर विजय हासिल हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरीके की रणनीतियां इस बैठक में बनाई जानी है। तो कुछ ही देर में पहुंचेंगे सिंधिया सीएम हाउस और यहां पर एक बड़ी बैठक रखी गई है, मंथन किया जाएगा। वैसे ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अपना पहले ही उन्होंने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी कल बीजेपी की तरफ से कल कर दिया गया था। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुर्खी और सांची में दौरे पर थे, लेकिन अभी लौटकर वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, जहां पर बैठक की जाएगी और किस तरीके से दोनों नेताओं के आगामी कार्यक्रमों को तय किया जाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। और किस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर भी मंथन होगा। और इसके अलावा अब बीजेपी इस बात को लेकर भी मंथन कर रही है कि उम्मीदवारों के नाम औपचारिक तरीके से घोषित कर दिए जाएं। जिन सीटों पर कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए, उन चेहरों पर बीजेपी दांव लगाने का काम करेगी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं जो निधन के बाद खाली हुई हैं, उन सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से उपचुनाव में किस तरह की रणनीति के तहत अब बीजेपी के नेता उतरने का काम करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक होगी। और कुछ ही देर के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचेंगे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में मंथन होगा। बिल्कुल, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें और आगे भी आपसे हम एक खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए अनुराग। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी होने वाले उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को हो गई, जिसके लिए मंगलवार को एक विशेष बैठक रखी गई है। इसमें किन राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं और कहां नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर उपचुनाव को स्थगित करने के लिए भी बात कही जा रही है। मंगलवार की बैठक में सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्ट पर। क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग कर दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस। ठीक।
इधर कर्ज माफी को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश के किसानों से माफी मांगने की मांग कर डाली है। माफी नहीं मांगने पर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराने की धमकी भी कृषि मंत्री दे रहे हैं। कमल पटेल ने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कही थी, लेकिन प्रदेश के किसी भी किसान का कर्जा 1 लाख रुपए भी माफ नहीं किया गया और इसीलिए दोनों नेताओं को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से यह मांग करता हूं कि सबसे पहले राहुल गांधी माफी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया, मैंने जो कहा वो नहीं किया और इसलिए मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद कमलनाथ जी माफी मांगे कि हाँ, मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफॉल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया, मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया, माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, यहां पर भी कृषि मंत्री ने ये कह दिया कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज किसी का भी माफ नहीं हुआ, 1 लाख रुपए का भी नहीं हुआ। किसान कर्ज माफी अभी भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तमाम तरीके के हो रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि वो किसानों के जरिए एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल, देखिए, किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है और जिस तरीके से विधानसभा में राज्य सरकार का लिखित जवाब आया था और इसको कांग्रेस ने क्रेडिट लेने की कोशिश तेज कर दी थी, उसी के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का दावा एक बार फिर किया है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को जरूर स्वीकार किया है कि कलेक्टरों ने किसान कर्ज माफी को लेकर किसानों की जानकारी और कर्ज माफी का आंकड़ा जो पोर्टल सरकार के द्वारा तैयार किया गया था उस पर दर्ज करने का काम किया है, लेकिन किसानों का खाते तक वो राशि नहीं पहुंची। और अब इस पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा है कि किसान कर्ज माफी के नाम पर पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया और यदि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के नेता कर्ज माफी के मुद्दे पर माफी नहीं मांगते हैं तो शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। उपचुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के 5,77,000 किसानों को सीएम शिवराज ने बड़ी सौगात दी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। 5,77,000 किसानों के खाते में पहली किश्त जानी शुरू हो गई। प्रदेश के किसानों को अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य से 4,000 रुपए सालाना की मदद किसानों को अब मिलेगी। हमने क्लिक किया है 5,70,000 किसानों के खाते में भी राशि जाना प्रारंभ हुई है और बाद में ये लगातार जाती रहेगी। सभी किसान भाइयों को बधाई और सभी बेटा बेटियों को बधाई। 12वीं की परीक्षा में 80% नंबर लाने वाले प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा छात्रों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित करते हुए उन्हें लैपटॉप की राशि दी। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को सीएम ने सम्मानित किया। 25-25 हजार की राशि मेधावी छात्रों को सीएम ने दी है। छात्रों को राशि देने के बाद सीएम ने कुछ छात्रों से बात की। रीवा के चुनरी गांव की छात्रा खुशी से मुख्यमंत्री ने बात की। इसके साथ ही जन्म से हाथ नहीं होने वाले छात्र कृष्ण कुमार से भी बात की और कहा कि उनकी आगे पढ़ाई का खर्चा सारा सरकार उठाएगी। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसलिए तुमको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी संतान ऐसी होती है। मैं आपको भी बधाई देता हूं। जितने हमारे बच्चे हैं
उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत और कोई बाधा हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मैं आप सबको सबसे पहले जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को बधाई, उनके गुरुजनों को बधाई। आपने एक नया इतिहास रचा है, सबको बधाई। और मेरा मन इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। पता है मेरे लिए सबसे खुशी का पल कौन सा होता है? तब जब मैं अपने भांजे भांजियों के साथ होता हूं, क्योंकि जब मैं इनसे मिलता हूं तो मन आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। मुझे भविष्य का मध्य प्रदेश और भविष्य का भारत दिखाई देता है। उपचुनाव से पहले ग्वालियर को 3 बड़ी सौगातें मिली हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया और इसके अलावा 16 करोड़ की लागत से बने मलगढ़ा ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग स्टेडियम का भूमि पूजन भी हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। यह जो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है, यह मध्य प्रदेश की अपनी इकलौती रचना है। इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे सर्व सुविधा युक्त कोई भी सभागार अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसके लिए मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। बहुत श्रेष्ठ लगती थी, वो मैं आपके समक्ष सुना रहा हूँ। के पुल पर भी हम सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और आज उसका भी अब इसके बाद बगल में रेलवे का इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में सीएम शिवराज ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और बीजेपी मुख्यालय में सीएम शिवराज ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में पार्टी महज जनसंपर्क अभियान चला रही है और उपचुनाव की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं। पहले सरस धर्म नहीं भाई, बल्कि जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजियों को लैपटॉप बांटने जा रहा हूँ। कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो पहले सरस धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद किया, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करता हूँ। इस संकल्प के साथ उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माल्यार्पण किया, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। सिंधिया ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके दिखाए रास्ते पर आज देश चल रहा है और विकास कर रहा है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था, रास्ता दिखाया था, आज उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर एक भावना के साथ संकलित होकर आगे चलने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने रेरा के चेयरमैन को हटा दिया है। रेरा के चेयरमैन एंटनी डिसा को उनके पद से हटाया गया है। कार्यकाल तय समय से पहले खत्म करने का आदेश दे दिया गया है। आपको बताएं कि अक्टूबर 2021 तक रेरा के चेयरमैन एंटनी डिसा का कार्यकाल था, लेकिन सरकार ने तय समय से पहले ही डिसा को चेयरमैन पद से हटा दिया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में व्यापारियों ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी पहल की। हफ्ते में 2 दिन इंदौर की 20,000 दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही 47 बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। इसकी घोषणा कारोबारियों ने की है। शनिवार और रविवार के दिन इंदौर में दुकानें बंद रखी जाएंगी। वहीं अन्य दिन दुकानों का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगा। जबलपुर शहर को झटका देने वाली खबर है। शहर की 150 साल पुरानी विरासत इससे छिन गई। जबलपुर टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर को केंद्र सरकार गाजियाबाद शिफ्ट करने जा रही है। दूरसंचार विभाग के पत्र से यह खुलासा हुआ है। जबलपुर टीटीसी देश भर का इकलौता हेडक्वार्टर था। अब यह सिर्फ आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र बनकर रह जाएगा। इस सेंटर के यहां से जाने के बाद शहर को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 150 साल पुरानी ये संस्था जिसमें टेलीकॉम कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर जबलपुर में हो रही थी। और गाजियाबाद जो है अभी हाल ही में बना हुआ सेंटर है। लेकिन राजनीति ऐसी हुई है कि जबलपुर का टीटीसी को एक उसका कद छोटा कर दिया। और इधर टीटीसी की शिफ्टिंग पर सियासी हलचल शुरू हो गई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि शहर से गायब हो गई है उसकी पुरानी पहचान। अभागा शहर धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। वहीं केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ बुलाए गए किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर नजर आया। इंदौर में कांग्रेस ने बिल के विरोध में राज्यपाल के नाम कमिश्नर को ज्ञापन दिया। तो कांग्रेस 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में इस बिल के खिलाफ आंदोलन भी चलाने वाली है। रीवा में किसानों ने बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरकर बाजारों को बंद कराया। किसानों के बंद को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला है। हरदा में किसान नेताओं ने बिल के विरोध में चक्का जाम किया, जिससे कि नेशनल हाईवे 59A पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है जबलपुर में। जबलपुर मेडिकल अस्पताल में अब नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। दरअसल हमने दिखाया था कि यहाँ कितनी बद इंतज़ामी है और उसके बाद साथ ही साथ कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया था कि कैसे यहाँ पर मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। जिसके बाद बद इंतज़ामी की खबरों के बाद प्रशासन जागा है। यहाँ पर CCTV से मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर न केवल नज़र रखी जाएगी, बल्कि परिजन जो अस्पताल में मरीज इलाज करा रहे हैं उनके परिजन भी अपने लोगों का हाल देख सकेंगे, मरीज को मिल रही सुविधाओं को देख पाएंगे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वीडियो चैटिंग की सुविधा भी अस्पताल में मुहैया कराई गई है। LED स्क्रीन इसके लिए लगाई गई। तो बद इंतजामी की खबरों के बाद प्रशासन जागा है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। CCTV से निगरानी रखी जाए। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। कट्टर सियासी दुश्मन अब एक साथ। जी हां, पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए जनसंपर्क किया है। किला गेट से अजीरा चौराहा तक रैली निकाली गई और जयभान सिंह पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए वोट तक मांगे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर प्रचार किया है। पवैया और प्रद्युम्न के बीच 3 बार मुकाबला हो चुका है और प्रद्युम्न के पक्ष में प्रचार पर पवैया का बयान है कि PM और CM की योजना को लेकर वो जा रहे हैं। तो इस पर बयान भी उन्होंने दिया जब उनसे पूछा गया, क्योंकि दोनों के बीच ही मुकाबला हो चुका है। में और मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल जी के जयंती जन्म उत्सव पर महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वार्ड तक का कार्यकर्ता देश भर में निकल रहा है। आज ग्वालियर 15 विधानसभा में मैं ऊर्जा मंत्री जी और हम दोनों निकल रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी।
माननीय मोदी जी की अभूतपूर्व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने, और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की ऐसी योजनाएं जो अल्पकाल में ही गरीबों के चेहरे पर खुशियां लाने वाली योजनाएं हैं। हमारा धर्म है कि हम जन जन तक पहुंचाएं। आज उसी अभियान की शुरुआत एक बड़े स्वरूप में हमने ग्वालियर में। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, देव व्यापार गिरोह का पर्दाफाश यहां पर हुआ है और युवतियों से जबरन अनैतिक काम कराया जाता था, इस बात का भी पता चला। देव व्यापार गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देश विदेश में अनैतिक कार्य कराया जाता था। गैंग के कब्जे से 13 युवतियों को मुक्त भी कराया गया। विजयनगर थाना क्षेत्र का ये मामला। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।